नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। बीपीएससी ने आपका एग्जाम ले लिया। 69th बीपीएससी पैटर्न में काफी बदलाव देखने को मिला। आज मेरा इस सेशन लेने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने आप को इकोनॉमी का कोई बेताज बादशाह प्रूफ करना चाहता। सेशन लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आप जिस इकोनॉमी को बहुत टफ कह रहे हैं, वो इकोनॉमी जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनके क्लास नोट से ही सवाल है। मेरा मकसद बस इसको दिखाने का है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि इकोनॉमी पे बच्चे ध्यान ज़्यादा देते नहीं हैं। और इकोनॉमी का इस लेवल का सवाल, क्योंकि यूपीएससी भी इस लेवल का सवाल नहीं पूछता, उसमें बच्चे काफ़ी परेशान हैं। लेकिन चूंकि आयोग ने पैटर्न बदला है, तो फिर पैटर्न में जब बदलाव हुआ है तो कुछ ना कुछ आपको कुछ वैसी एनालिटिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेरा मकसद बस इतना है कि मैं आपको यहाँ पर ये दिखा दूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस बार नहीं हो पाया, कम मार्क्स आ रहा, लेकिन अगले बार हो जाएगा। मेरा मकसद ये कभी कतई दिखाने का नहीं है कि मैं बताया जैसे आपको कि मैं इकोनॉमी का राजकुमार हूँ या फिर इकोनॉमी बहुत जानता हूँ। और साथ ही साथ जो ये कहते हैं कि इकोनॉमी से सवाल नहीं लड़ सकता, तो मेरा सोल ऑब्जेक्टिव है कि उनको भी दिखा दो कि इकोनॉमी से सवाल लड़ सकता है। तो बच्चे परेशान ना हो, ये मेरा मुख्य ऑब्जेक्टिव है। बहुत बार क्या होता है, कहते हैं बहुत इकोनॉमी पढ़ा दिए, बहुत इकोनॉमी पढ़ा दिए, सवाल नहीं आया। तो सवाल को दिखाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो अंधेरे में मुझे भी लोग डाल देंगे। तो इस कारण से इकोनॉमी के सवालों को आज आपको दिखा रहा हूं, जिसको बहुत ही टफ सवाल कहा जा रहा है। यहाँ डिस्क्लेमर सीधा यही है कि ये सवाल मेरे क्लास नोट्स थे, और क्लास नोट्स, चूंकि क्लास नोट्स के पहले जो है हम लोग क्लास लेते हैं, फिर हमारा क्लास नोट्स अपलोड होता है, और फिर उसी का प्रिंटेड क्लास नोट्स भी अपलोड होता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊंगा वो मेरे क्लास का स्क्रीनशॉट होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर क्लास नोट्स का होगा, दोनों में से कोई एक होगा। समय मैंने लिख दिया है, आप आगे पीछे करके समय में जब जाएंगे तो पूरी चीजों को समझेंगे। जैसे मान लो मैंने स्टैगफ्लेशन पढ़ाया है, तो उसमें पीछे काफी चर्चाएं की हैं, उसके बाद स्टैगफ्लेशन पर आया हूँ, सीधे स्टैगफ्लेशन पर नहीं आ गया हूँ। तो आप जाकर वहां पर लेक्चर में वेरीफाई कर सकते हैं। सामान्य तौर पर जो ये लेक्चर है पेड क्लासेस में है, क्योंकि मैं ज्यादातर पेड क्लासेस ही ले रहा था पिछले 5-6 महीने से, तो ज्यादातर लेक्चर आपको पेड क्लासेस के ही मिलेंगे। तो इकोनॉमी में चिंता करने की कोई बात है नहीं। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है, देखिए बिहार जीके में तो लगभग 90% 95% क्लास से है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। करंट अफेयर्स की बात करूं तो यस, करंट अफेयर्स में आई एग्री कि करंट अफेयर्स में पैटर्न जो है वो पूरे तरीके से चेंज हो गया। पैटर्न क्या चेंज हो गया, जब पुराना ही करंट अफेयर्स आप पूछ देंगे बहुत ज्यादा, तो भाई वो तो याद रखना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपको 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ाऊं तो आप खुद ही नहीं पढ़ते मेरे से। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के सवाल आए, लेकिन हो सकता है जो मैंने पहले पढ़ाए थे काफी पहले, मतलब हो सकता है 1 साल 1.5 साल पहले, जब मैं दूसरी जगह पर था, जब पढ़ाया करता था, उस समय शायद ये सवाल आया होगा। तो करंट अफेयर्स में आई एग्री, बट इकोनॉमी में आई वोंट एग्री कि सवाल क्लास से नहीं आते हैं। आपको मैं दिखाता हूं। चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ जो आयोग ने पूछा था। देखिए ये सवाल जो है, ये लेक्चर नंबर 42 इंडियन इकोनॉमी में, ये मेरा लेक्चर नंबर 42 है। इंडियन इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है पेड क्लासेस में, सक्षम 1 हो 2 हो, उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, सवाल था कि आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ये सवाल है। इस सवाल का जो आंसर है वो आपको स्पष्ट तौर पर मेरे इस क्लास में दिख जाएगा, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं कि विदेशी मुद्रा भंडार, यहाँ पर मैं आपको दिख भी रहा हूँ बोलता हुआ चेहरा, इसीलिए इस प्रकार का है, जिसमें फॉरेन एसेट्स यहाँ पर दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है, आरटीपी दिख रहा है, और यहाँ पर कट गया थोड़ा सा इमेज, इधर जो लिखा हुआ है वो एसडीआर है। तो यही चारों जो है वो आपके विकल्प में भी था, आप इस आंसर को आराम से क्लिक कर सकते थे। अगला जो सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बात है। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 41 इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें 52वें मिनट पर मैंने ये लगभग बातें बताई है, जिसमें मैंने एफडीआई के लेटेस्ट रिपोर्ट पर चर्चा की थी, और मैंने कहा था कि इंडिया रिसीव्ड इट्स हाई इनफ्लो, इतना इनफ्लो जो है इंडिया ने 2021-22 में रिसीव किया, यानी हाई है। और साथ ही कहा था कि फिनेंशियल ईयर 2023 में जो इनफ्लोज हुआ है वो थोड़ा सा उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। और फिर मैंने इस पर बातें कही थी, और यही चीज आपको इस सवाल के ऑप्शन में भी क्लियरली लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों बातों को पकड़ लेते तो आराम से क्लिक कर देते। तीसरी जो बात है
कि भारत ने किस देश के साथ ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मेरे लेक्चर नंबर 44 स्लाइड नंबर 60 क्लास नोट से ये सवाल है, जिसमें मैं ये पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताया था कि ECTA ऑस्ट्रेलिया के साथ और CEPA UAE के साथ। ये अगर आप क्लिक करते तो आप सीधा ही इसका आंसर सही क्लियर मतलब जो है वो मार्क कर देते। अगला सवाल स्टैगफ्लेशन पर है। इसका मैंने हिंदी नहीं लिया, इंग्लिश इसलिए लिया था क्योंकि इंग्लिश में शब्द सही से लिखा हुआ है, हिंदी में मुद्रास्फीति जनित मंदी है, अंग्रेजी में उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं और हम लोग स्टैगफ्लेशन करके ही पढ़ाते हैं उसको। बच्चे को मैं कहता भी था कि हिंदी नहीं, उसका अंग्रेजी ही लिख दो स्टैगफ्लेशन। तो ये लेक्चर नंबर 24 अराउंड 25 मिनट्स पर यह सवाल है, जिसमें मैंने स्टैगफ्लेशन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। 25 मिनट से लेकर लगभग 35-33 मिनट तक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इस बीच में 10-15 मिनट मैंने स्टैगफ्लेशन के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की है। और स्टैगफ्लेशन के उस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इसमें मतलब कहीं से भी इस ऑप्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको विश्वास न हो तो जाकर आप देख सकते हैं, या फिर जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको ये कॉन्सेप्ट अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को वो सही ही करेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि काफी अच्छे से स्टैगफ्लेशन बताया था कि कैसे हो सकता है। उदाहरण भी देता हूं कि भाई मैं बेरोजगार भी हूं और साथ ही साथ पिज्जा का दाम भी बढ़ गया, सोना बाबू को खिलाने लेकर गया, तो एक ऐसा करके मैं एग्जाम्पल भी देता हूं। हालांकि तो ये सवाल भी जो है वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक नीति संकल्प, ये तो शब्द ही मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप देखेंगे तो 50वें मिनट पर जब जाएंगे लेक्चर नंबर 20 में, तो हालांकि ये मेरे क्लास नोट्स में भी है, यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए, अगर आपको ये भी पता हो कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, डेट भी अगर पता है ना, तब पर भी आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक 48 है एक 77, तब पर भी आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो ये तो नोट्स है। हालांकि मैं अगर अपने लेक्चर दिखाऊं तो इस लेक्चर में जो समय है वो समय कौन सा है, अराउंड 50 मिनट्स पे मैंने ये बोल ही दिया है कि 1956 जो है उसको जो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन भी कहते हैं, औद्योगिक नीति संकल्प भी कहते हैं, ये बात भी मैंने बोली है। आप जाएंगे, जो मैं आपको लेक्चर बता रहा हूं उसको देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है, जो वैश्वीकरण पर सवाल आया था कि वैश्वीकरण क्या है, एग्जैक्टली जो मैंने बातें बोली हैं, एग्जैक्टली जो मैंने बातें बोली है, अगर इन बातों को लोगों ने, बच्चों ने पढ़ा होगा तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। यही जब वैश्वीकरण है, मैं इसमें बता भी रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट का फ्री फ्लो होगा, इसमें मैं बता रहा हूं आइडियाज का होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का होगा, ये तो ऑप्शन में ही था। और दूसरा जो इसका ऑप्शन है, मतलब जो इसमें पहचानना है, वो ये वाला है जो पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी लेक्चर में मैंने बताया है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा रहा था, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पढ़ा रहा था, तो उस समय आपको बताया था कि हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। हालांकि कोविड के समय में ऐसा नहीं हुआ था, ये बात मैंने आपको बताई थी। आपको अगर याद होगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, वो अपने आप में ही रॉन्ग है भारत के संदर्भ में, इसलिए लिखा हुआ है भारत पर, ध्यान दीजिएगा, भारत पर इसका प्रभाव लिखा है तो अपने आप में ही गलत है। और ये दो स्टेटमेंट पे तो मैंने अच्छे से बात की हुई है, और इसको तो पहले वाले ऑप्शन को तो मैंने बकायदा एग्जाम्पल से आपको पढ़ाया है, माइनस माइनस पूरा एग्जाम्पल दे के, मतलब जो होता है ना न्यूमेरिक डिजिट जोड़ जोड़ के, कि भाई देखो इतना बिलियन डॉलर, इतना बिलियन डॉलर। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में जहां पर भी करंट अकाउंट पढ़ेंगे वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सवाल में से एक सवाल था। उसके बाद जब हम मानव पूंजी निर्माण की बात करते हैं, कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, तो जब मैं आपका लेक्चर नंबर 39 अराउंड 45 मिनट्स पर जब मैं चर्चा कर रहा हूं मानव विकास की, तो मैंने मानव विकास को बताया है कि मानव विकास और मानव जो पूंजी है, या फिर ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इस पर मैंने इसी समय में बात की है। ये टाइम फ्रेम है 46 मिनट, तो आप इससे आगे पीछे 44, 43 से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें क्या बोला है। और फिर मैंने उसके बाद काफी विस्तार से इस पर चर्चा की है। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हालांकि जो है वो सवाल आसान ही माना जाता है, लेकिन फिर भी इस पर बात की थी। इंडियन इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो सरकार के वित्त के संदर्भ में इस पर भी बात की थी, इस पर भी बात की थी। और अगर आपको 1 और 2 पता है तो आप तो वैसे भी आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने चर्चा भी की है कि भाई जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% है। इस प्रकार से
आपको क्लास में बताया भी है प्रॉपर ढंग से। और यहाँ पर हालांकि अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा, ये तो शायद मुझे लगता है कि मैंने ये क्लास वाईटी पर भी ली थी, मुझे याद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर काफी अच्छे से जो है वो ट्रेंड दिख रहा है कि 2021-22 में, 2022-23 में एक में 6.7, एक में 7.4, और आपको कहता है 9.2 और 7.7। तो आप सोचिए, जब आप पहचानेंगे कि एक और दो ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर क्लियरली जो है ट्रेंड इस प्रकार का बताया गया था। और यहाँ पर क्लियरली ये जब स्लाइड्स को आप आगे पीछे करेंगे, ये 75 नंबर स्लाइड्स है क्लास नोट्स का, ये मेरा क्लास नोट्स है, मतलब मैं इसी से पढ़ाया था, ठीक है। तो आपको ये चीजें स्पष्ट तौर पर मिल जाएंगी। अगला सवाल है गैर योजना व्यय के बारे में। अभी लेक्चर नंबर 32 जब मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा था बिहार के संदर्भ में भी, तो उस समय भी मैंने प्लैंड और नॉन प्लैंड जो व्यय है इस पर काफी अच्छे से बात की थी, बताया था सैलरी वगैरह भी नॉन प्लैंड में ही आता है, काफी अच्छे से इस पर बात की थी। अब ये रीसेंट का है बिल्कुल, प्लैंड और नॉन प्लैंड व्यय। और मैंने आपको बताया था कि 2016 में यहाँ पर कट का सिंबल है, इसको खत्म कर दिया गया, मतलब इस डिवीजन को खत्म कर दिया गया, लेकिन बीपीएससी ने फिर भी इस पर सवाल पूछ लिया। तो ये जो है प्लैंड और नॉन प्लैंड व्यय पर जो है वो सवाल जो है वो इस पर पूछ लिया। इसके बाद स्वामित्व योजना के संदर्भ में मैंने बात की थी, ठीक है। तो ये तो लेक्चर नंबर में नहीं है, ये वाईटी पर भी मैंने बात की है जब मैं योजनाएं पढ़ा रहा हूं, बिहार सरकार की योजनाएं, हालांकि मैंने पेड में भी पढ़ाई है, लेकिन वाईटी पर जो मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको यहां दिखाऊं। देखिए यहां पर जब आपको दिखेगा तो ये जो देखिए यहां पर स्वामित्व योजना, ये जो है स्वामित्व योजना की जब बात है तो यहां पर शायद ये क्लिक होता नहीं। स्वामित्व योजना, अब इसका जो समय है मुझे लगता है अराउंड 32 मिनट्स में मैंने जो है आपसे काफी अच्छे से स्वामित्व योजना की बात की थी। अगर आप ये सुन लेंगे, बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि जमीन के लिए लोग मार करते हैं, आपस में ही लड़ते हैं, जमीन का रिकॉर्ड ही नहीं है, इसमें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण होगा, काफी अच्छे से बताया था। आप जाएंगे तो ये आपको 32 मिनट्स पे ये चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये योजना वाले में भी आप आराम से जाकर इसको देख सकते हैं। ओके देखिए दिख ही रहा है, इसमें शायद आवाज नहीं है इसलिए ये, तो शायद मैं अगर आवाज दे दूं शायद आपको सुनाई पड़ जाए ये। अब शायद आपको सुनाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो आप शायद देख सकते हैं। यहीं पर जो है वो आपको स्पष्ट तौर पर स्वामित्व योजना के बारे में मैंने बात किया था, ठीक है। तो ये जो है ये भी है। अगला जो है ये जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात है, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में मैं आप पर हालांकि ये क्लेम नहीं करूंगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में कि ये सवाल पूरे तरीके से मेरे से आया, क्योंकि शायद हो सकता है कि मेरे पढ़ने के बावजूद भी आप इस सवाल को न बना पाए, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें काफी विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन उसमें और विस्तार से सवाल पूछ लिया, इतना मतलब अंदर घुस करके सवाल पूछ लिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यूपीएससी में भी इसके नीचे लेवल में पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन ये और डीप चला गया था। तो आपको लगे कि मैंने इस पर अगर चर्चा नहीं की थी, तो यहां पर यह भी जो है एक तरह से ये भी एक वीडियो का फॉर्म है। देखिए मैं लिखवा भी रहा हूं उसका डेफिनेशन, क्लास में जो है क्लास में लिखवा रहा हूं। यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा, देखिए यहाँ पर पीएलआई लिखा हुआ है यहाँ इस साइड में। तो ये जो है काफी विस्तार से मैंने आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के बारे में भी काफी विस्तार से जो है वो पीएलआई स्कीम के बारे में बताया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो है पीएलआई स्कीम के बारे में, काफी अच्छे से मैंने पीएलआई स्कीम के बारे में बताया है। लेकिन हाँ, पीएलआई स्कीम अगर आप मेरी क्लास को करेंगे तो हो सकता है कि आप उस सवाल का आंसर ना दे पाए, और हो सकता है कि दे भी दें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 80% जानकारी दे दी थी, 20% जो नहीं दिया उसमें से भी एक दो ऑप्शन उसमें बना दिया है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूं तो एक सवाल ऐसा है, एक सवाल इसमें ऐसा है ओवरऑल में, जिस सवाल में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो सवाल जो है वो मैंने नहीं कराया, वो है रूल्स ऑफ ओरिजिन। ओवरऑल एक सवाल ऐसा था जो मैं नहीं कराया,
तो इकोनॉमी में तो ये संभव ही है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है। अब ये कोई बिहार जीके का सिलेबस तो है नहीं कि भाई मान लो मैंने सब कढ़ाई लिखा दी, सब आर्ट एंड कल्चर लिखा दी, ऐसा तो है नहीं। तो बहुत बड़ा सिलेबस है। एक चीज आपको मैंने नहीं कराया था, वो था उत्पत्ति का नियम। ठीक है, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। वो ये आई एग्री, मुझे एफटीए के साथ उस पर भी बात करनी चाहिए थी, वो ये एग्री। लेकिन लगभग एक वो था और एक जो ये है पीएलआई, जो मैं आप कह सकते हैं कि 60-40 का मामला है। जो पढ़े होंगे वो 60% सही कर देंगे, 40% गलत भी कर सकते हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन बाद बाकी जो सवाल इकोनॉमी से लगभग पूछे गए हैं, वो सभी सवाल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो हैं, वो प्रत्यक्ष का, अप्रत्यक्ष तो मैं बात ही नहीं करूंगा, प्रत्यक्ष तौर पर ही जो है वो क्लास से पूछे गए हैं। ठीक है, यहां से 136 से लेकर के लगभग जो सवाल हैं, वो लगभग सवाल जो है वो वहीं से पूछा गया है। ठीक है, जब हाँ, अब मैंने शोधन और क्षमता का आपको नहीं बताया, इसमें भी जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा उसमें भी मैंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी बताया है, आईबीबीआई के बारे में भी आपसे चर्चा की है। ठीक है, तो अच्छे से आपको चीजों को बताया गया है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड भी बताया, जो यहाँ पर आईबीबीआई ऑप्शन दिया है उस पर भी मैंने काफी विस्तार से चर्चा की। ठीक है, उस पर भी काफी चर्चा हुई है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने आपको बोला ना कि लगभग 80% सवाल आप सीधा क्लास से कर लेते हैं। ठीक है, 70 to 80% आप कर लेते हैं, लेकिन चूंकि आप इकोनॉमी को उस तरह से नहीं पढ़ते हैं, इस कारण से ही ये दिक्कत आपके समक्ष आई, और कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको इकोनॉमी को उस प्रकार से ही आपको पढ़ाएंगे, और जो भी 20-30% सवाल नहीं मिले, ठीक है, उस 20-30% सवाल को भी अगली बार मिला देंगे। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा वाइड एरिया है, तो 10-20% सवाल भी हो सकता है कि मतलब आपसे ना बने, तो वो तो सही है ना, जेन्युइन बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का सवाल है तो आपसे कुछ ऐसा पूछ देगा जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो ये काफी विस्तार से चर्चा हुई थी, मैंने आपको क्लास का लेक्चर नंबर और ये भी दे दिया। अगर फिर भी किन्हीं को लगता है कि नहीं नहीं ये तो फेक बात बोल रहे हैं, तो फिर वो हमारे टेलीग्राम में जाएंगे, वरुण सिंह फैमिली में जाएंगे, और आने वाले समय में मैं बीपीएससी वाला पे भी, वरुण सिंह फैमिली में तो सब कुछ का रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, बीपीएससी वाला में भी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आप वहां जाइए, जिनको भी वेरीफाई करना है, आई एम सेइंग कि जिनको भी वेरीफाई करना है कि 60, 70, 80% सवाल आए कि नहीं आए, वो आराम से जाकर के वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये जो था सो मुझे बताना था कि बच्चे परेशान ना हो, बाद बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते, इकोनॉमी का मुझे सबसे घटिया मानते हैं टीचर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि हम लोग फिर से बाउंस बैक करेंगे और अच्छे ढंग से बाउंस बैक करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं। आपको परेशान नहीं होता देख मैं परेशान था, इसीलिए आपकी ये सेशन लेकर आया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।